नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटर्न फाइलिंग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 करोड़ टैक्स पेयर्स में से लगभग 5 करोड़ से कुछ ऊपर लोगों ने अब तक आईटीआर भरा है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई लोगों को रिटर्न भरने में अब तक परेशानी आ रही है। इन सबके बीच रिटर्न भरने की डेडलाइन बेहद करीब है और अगर 15 सितंबर की तारीख छूटी तो फाइन भी लगेगा। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट मिनट रिटर्न भरते समय किन बातों का रखिए ध्यान, साथ ही किन वजहों से अटक सकता है आपका रिफंड। आइए इसी पर बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स शो में शामिल हो चुके हैं। स्वागत करते हैं DS सक्सेना सर का, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, और साथ ही हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल। पंकज जी और सक्सेना सर, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। ITR भरने का टाइम बिल्कुल डेडलाइन नज़दीक है और इस बार तो पहले ही 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर कर दिया गया था, क्योंकि कुछ बदलाव हुए फॉर्म्स में। कुछ हमने देखा जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर समय देना था, इसलिए डिपार्टमेंट ने सोचा कि थोड़ा और समय दे दिया जाए तमाम टैक्स पेयर्स को। लेकिन उसके बावजूद सक्सेना सर, जो अभी खुद ITR डिपार्टमेंट आंकड़े बताती है, कह रही है कि अभी जो टैक्स पेयर्स हैं अभी भी काफ़ी सारे बचे हुए हैं जिन्होंने अपना ITR फाइल नहीं किया है। अब तो क्योंकि कम तारीख ही बची है, अनलेस अगर डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, जो कि हर जगह से मांग उठ रही है, आपको लग रहा है सर ये कैचअप हो जाएगा 15 सितंबर तक ये नंबर? मैं आपको आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में जिस आदमी का भी इनकम टैक्स, जो आदमी इनकम टैक्स देता है, चाहे TDS से दे, एडवांस टैक्स से दे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स से दे, उसे हम लोग टैक्स पेयर मानते हैं। तो अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखिए तो करीब जैसे 13 करोड़ टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने किसी किसी तरह से अपना टैक्स दिया था। लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न फाइल थे वो 9 करोड़ 19 लाख रिटर्न फाइल हुए थे। तो टैक्स पेयर और जो फाइलर्स है, इनके बीच में, इनके आंकड़ों के बीच में थोड़ा सा फर्क जरूर होता है, यानी काफी फर्क होता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हर साल लास्ट डेज में बहुत सारे रिटर्न फाइल होते हैं। पिछले साल 31 जुलाई लास्ट डेट थी इंडिविजुअल रिटर्न्स की, और जो थे वो उस दिन लास्ट डे 64 लाख नहीं 70 लाख रिटर्न फाइल हुए थे। तो इस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि लास्ट डेट तक हम लोग काफी आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट ईयर की फिगर नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम लोग जो जितने भी रिटर्न फाइल होते हैं उनके करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो रिटर्न कुछ कैटेगरी के टैक्स पेयर्स का रिटर्न ड्यू नहीं है, और जो ये लास्ट ईयर 9 करोड़ 19 लाख रिटर्न फाइल हुए थे, इसमें बहुत सारे ऐसे रिटर्न थे जो रिवाइज रिटर्न थे, मतलब ओरिजिनल रिटर्न लोगों ने फाइल किए थे, बाद में उसमें कुछ बदलाव किया था। तो मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत अलार्मिंग चीज़ नहीं है। अभी भी रिटर्न फाइल हो सकते हैं। और एक तीसरा कारण ये भी है कि इस साल बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मतलब नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, वो अगले साल से लागू है। फिर फिर भी लोग जो हैं उसे देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो अ, अ, कर सीमा जो है वो 12 लाख बढ़ा दी है, वो अगले साल से लागू है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि उसके बारे में क्या किया जाए। पिछले साल कैपिटल गेन्स में काफ़ी चेंज आया था, जिससे जिन लोगों ने ये शेयर मार्केट वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था उनके टैक्सेशन पे काफ़ी फर्क आया है। तो हमें लगता है कि थोड़ा जो है इस कारण से रिटर्न फाइल कर होना जो है इस समय थोड़ा कम चल रहा है, और हम बाद में देखेंगे कि और ज़्यादा रिटर्न फाइल हुए हैं। बिल्कुल, जैसे सक्सेना सर कह रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो कह सकते हैं रन रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है टैक्स फाइलिंग के मामले में।
तभी हमने ये शो रखा ही है कि लास्ट मिनट टैक्स फाइलिंग में आपको कैसे करनी है। और इस बार तो क्योंकि कुछ समय ज़्यादा ही मिला था, इसलिए भी क्योंकि जैसे हम सक्सेना सर ने भी बोला और कुछ बड़े बदलाव भी इस बार टैक्स रिक्वायरमेंट्स को लेकर हुए थे, तो इसलिए सरकार ने सोचा, डिपार्टमेंट ने सोचा ज़्यादा समय दे दिया जाए जिससे लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। पर पंकज सर, हमने देखा कि हर बार कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर होती है। इस बार भी जब हम समझ रहे थे लोगों से भी, उनका ये कहना था कि उनको रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं जो हर बार कुछ ना कुछ रहती ही हैं। क्या आपको लगता है कि जो बदलाव इस बार हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोग जान कर समझ कर धैर्य से आराम से और थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के चलते रिटर्न भर रहे हैं और कईयों को देरी हो रही है इसकी वजह से? स्वाति जी, पहली बात मैं कहूँगा, आपने जो कहा कि इस बार सरकार ने अधिक टाइम दिया आयकर फाइल करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी जब 31 जुलाई ड्यू डेट होती है, आपका फर्स्ट मतलब अप्रैल की फर्स्ट वीक में ही आईटीआर के फॉर्म अवेलेबल होते थे। इस साल क्योंकि सरकार की तरफ से देरी हुई, आईटीआर के फॉर्म अवेलेबल ही नहीं थे। अगर आप बात करें आईटीआर 2 की, 3 की, 4 की, तो वो तो आपके अगस्त में जाके रेडी हुए, मतलब अवेलेबल थे फाइलिंग के लिए। तो जब फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं थे तो हम कैसे गिन रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है? जब से हमारे पास सुविधा हुई है आईटीआर फाइल करने के लिए, वहां से अगर आप गिनेंगे तो 15 सितंबर तक का जो टाइम है वो पहले से भी कम टाइम मिला है। और ये एक वजह है कि आईटीआर अभी तक उस स्पीड से फाइल नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। दूसरी बात, आईटीआर के फॉर्म आने के बाद भी उसमें बार बार बदलाव हो रहे थे। और अभी भी आप देखेंगे तो अगर आज की बात करूं तो आईटीआर की वेबसाइट सुबह से काफी स्लो हो गई है, आईटीआर फाइल नहीं हो पा रहे हैं। एआईएस में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक दिखाई दे रही है, बहुत सारे एरर्स अभी हो रहे हैं, मिसमैच है डेटा। तो यानी कि जो इनकम टैक्स का जो फाइलिंग प्रोसेस है, जो सुविधा है, वहीं पर कमियां हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है और मैं तो कहना चाहूंगा कि आईटीआर की फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, ताकि सभी जो आईटीआर फाइलर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकें, ना कि उन्हें अननेसेसरी पेनल्टी देनी पड़े या फिर जहां पे उनकी गलती नहीं है। तो आईटीआर की डेट एक्सटेंड हो, ऐसा मैं अ, चाहूंगा कि इससे फाइल किया जा सके। दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, बिल्कुल है। प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि साइट का स्लो होना तो खैर लास्ट में हो ही जाता है, जबकि ड्यू डेट होती है उसके पहले काफी ट्रैफिक बढ़ जाता है, वो तो एक है ही है। लेकिन अभी भी जो मैं बात कर रहा था 26 एएस में और एआईएस में जो डेटा है उसमें मिसमैच दिखाई दे रहा है। तो कई ऐसे डिस्क्रिपेंसीज है अभी भी नजर आ रहे हैं। मैं सक्सेना सर आप ही से जान लेती हूँ, जिसका जिक्र छेड़ ही दिया पंकज जी ने, कि सर कई हलकों से मांग आ रही है कि थोड़ा सा डेडलाइन बढ़ा दी जाए। आपको लग रहा है सर डेडलाइन बढ़ेगी या बढ़नी चाहिए? क्योंकि अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है, क्योंकि बदलाव जो आपने खुद जिनका जिक्र किया उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में खुद टैक्स पेयर या फिर तमाम जो सीएज है उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या लग रहा है सरकार मानेगी? मुझे लगता है जैसा कि मठपाल जी ने कहा है, डेडलाइन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है, पिछला एक्सपीरियंस अगर देखें तो सरकार एक बार डेडलाइन बढ़ाती है, उसके बाद फिर नहीं बढ़ाती है। तो इस बारे में मतलब ये सोचना कि डेडलाइन बढ़ जाएगी, ये मतलब तर्क संगत नहीं होगा। और मतलब फाइन वगैरह से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि 15 सितंबर तक अभी भी 3 दिन बाकी हैं, तैयारी करें और अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर दें। क्योंकि ये सोचना कि सरकार बढ़ा देगी और हम बाद में फाइल करेंगे, इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए और फाइल कर देना चाहिए। वैसे ना सर, जैसा पंकज जी ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि इस बार तो फॉर्म ही लेट नोटिफाई हुए थे, मतलब समय तो उतना ही मिला फाइल इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। हमने कई साल देखे हैं, पिछले साल की बात नहीं करें लेकिन उससे पहले कई साल हम देखे हैं ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ऑन सर्टन सिचुएशंस जो डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है। सर इस बार क्या वैसा एक्सेप्शन आपको लगता है होना चाहिए, या लोगों के को उतना समय मिला भी है भरने के लिए आईटीआर? आपका तो मानना है कि नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या बढ़ाना पर्याप्त चाहिए, समय मैंने ये रहा नहीं है कहा कि लोगों के बढ़ाना पास? नहीं चाहिए, लेकिन सरकार बढ़ाती नहीं है। हाँ, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मत हम लोगों का किसी का हाँ, नुकसान हो जाए हाँ, इस वजह से, बिकॉज लेट फाइलिंग के लिए जो है वो फाइन पड़ता है।
1,000 रुपए का, मतलब अगर 5 लाख से कम रिटर्न है और ज्यादा है तो 5,000 रुपए का। तो इसलिए मतलब कोशिश रखनी चाहिए, पूरी कोशिश रखनी चाहिए कि आप टाइम से फाइल कर दें। बिल्कुल। अब क्योंकि फाइन की आप बात कर रहे हैं, 15 सितंबर तो चलिए तारीख है जब तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, और डेडलाइन मिस हो गई तो आपको जुर्माना भी लगेगा। जैसा अभी मौजूदा जुर्माना है, आप देख भी पा रहे होंगे अभी कि 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 5,000 तक का फाइन है, 5 लाख से उससे कम में 1,000 रुपये तक के फाइन का प्रावधान है। तो ये तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जरा तैयारी की बात करते हैं। अब जो लोग अब तक नहीं पंकज जी भर पाए हैं, कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो उनको अपने साथ रखने चाहिए, और जो फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं किसका कौन सा फॉर्म किसके लिए है, तो सही फॉर्म चुनाव करने में प्लीज मदद कीजिए। बिल्कुल। देखिए, ये बात तो बहुत सही बात है, आप भी कह रही हैं, सक्सेना साहब भी कह रहे हैं कि आईटीआर आप समय से फाइल कीजिए और ये मानकर चलिए कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी। मैंने सिर्फ अपना एक विश रखी है सरकार के सामने आपके माध्यम से कि बढ़नी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं लिखकर चले कि डेट बढ़ जाएगी, इसलिए आप स्लो कर दें अपना काम। आप ये मान के चलना चाहिए कि फाइल करना ही है 15 सितंबर से पहले। अब जो आपने कहा फॉर्म कौन से होने चाहिए, देखिए आपकी इनकम किस सोर्स से है, कितनी है, इस हिसाब से आपका आईटीआर फॉर्म डिसाइड होता है। यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम है, आपका कैपिटल गेन जो है वो इक्विटी से 1,25,000 तक है, क्योंकि 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी एग्जेम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं है। तो इतना है तो आईटीआर 1 में आ सकता है। एक से ज्यादा आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी से इनकम है और इंटरेस्ट से इनकम है, तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप सैलरीड हैं, लेकिन आपका कैपिटल गेन्स हुआ है इक्विटी से 1,25,000 से ज्यादा, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, या घर से रेंट आ रहा है आपका, एक से ज्यादा घर है आपके पास, इस सब केस में फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, कुछ भी हो, तो फिर आपको आईटीआर 4 या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। यहां तक कि यदि आपकी इनकम सैलरी से है, लेकिन थोड़ी इनकम आपकी किसी कंसल्टेंसी से आपकी हुई है, कई बार सैलरी के साथ में आपने कोई लेक्चर दिया जिससे आपको कोई ऑनरेरियम मिल गया, तो इस तरह से यदि प्रोफेशनल फीस है तब भी आप आईटीआर 1 आईटीआर 2 नहीं फाइल कर पाएंगे, फिर आपको आईटीआर 3 या 4 करना होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है 3 और 4 में? यदि आपकी इनकम अगेन 50 लाख से बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है लेकिन 50 लाख से कम है और कैपिटल गेन्स नहीं है, तब आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं, जहां पर आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का फायदा लेकर बिना अकाउंट्स मेंटेन किए हुए आप आईटीआर 4 में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि इनकम 50 लाख के ऊपर है बिजनेस से, या कम भी है लेकिन साथ में कैपिटल गेन्स है, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। तो पहली बात तो है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए 1, 2, 3, 4 4 फॉर्म से एप्लीकेबल हैं। उसके बाद 5, 6, 7 जो हैं वो आपके कंपनी के लिए, एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड होती है, या फिर जैसे 7 की बात करें तो एनजीओ के लिए वो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात की जाए तो सैलरी के लिए 1 और 2, और यदि प्रोफेशन से बिजनेस से आपकी इनकम है तो 3 और 4 ये आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। दूसरी बात, किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, एक बात ध्यान रखिए कि आप पहले आपको जो फॉर्म 16 मिला है उसमें आपने जो भी डिडक्शन क्लेम किए हैं, आप साथ में देखें कि आपका एआईएस इनकम टैक्स की साइट पर अवेलेबल होता है, और टीआईएस उससे मैच कर लें कि सब कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि सैलरी के अलावा हो सकता है कि आपने कोई कैपिटल गेन्स अर्न किए हो, कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, या फिर गोल्ड, या फिर आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स सेल की हो, उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन्स हो, इंटरेस्ट हो, ये सब आप वहां पर चेक कर लें कि बराबर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं, इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती है जो आप फाइल कर रहे हैं और जो सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है, तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। और यदि आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत फाइल कर दी तो आपको उसके लिए नोटिस भी आएगा। तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट भरनी है, जो एआईएस में है उससे आपकी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए। दूसरी बात, इस बार गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया है। जैसे सैलरी इंडिविजुअल
डिडक्शन क्लेम करने के लिए अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो बाद में जो आईटीआर फाइल करते हैं, तो पहले क्या होता, कॉपी पेस्ट कर लेते थे। पर अभी इस बार आप आईटीआर फाइल करेंगे, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो आपको अपना, यदि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है तो पीआरएन भी देना पड़ेगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है। यदि आपने कोई एएलएसएस लिया है टैक्स सेविंग के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसका नंबर भी डालना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन एडिशनल मांगी हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने पास रखने चाहिए आईटीआर फाइल करते समय। एक लास्ट और चीज है, आपने हो सकता है कि अपने ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो सोचा होगा कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना है, और आपने डिडक्शन क्लेम करने के हिसाब से डॉक्यूमेंट दिए होंगे, फॉर्म 16 भी उस हिसाब से मिला होगा। पर अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा सुटेबल लग रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आईटीआर फाइल करते समय जिस सिस्टम में, न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, जिसमें आपको फायदा हो रहा है, उसमें अपना आईटीआर फाइल कीजिए। अधिक टैक्स कटा होगा तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इन बातों का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखें रिटर्न फाइल करते समय, लेकिन किन गलतियों से बचने की जरूरत है ये भी समझना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो रिटर्न भरने में कहीं देर ना हो जाए, डेडलाइन है नजदीक, और लास्ट मोमेंट किन गलतियों से बचना है वो अब जानते हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डीएस सक्सेना सर हमारे साथ है। ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल से हम बात कर रहे हैं। सक्सेना सर, रिटर्न भरते टाइम या उसके बाद में लोगों को लगता है कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, या फिर गलती करने पर कहीं नोटिस तो नहीं आ जाएगा, इसलिए जरा प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को कि लास्ट मिनट टैक्स फाइलिंग के टाइम पर कौन सी गलतियां नहीं करनी है। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देना चाहूँगा। सलाह ये है कि तीन डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स की साइट से आप ई पोर्टल से आप डाउनलोड कर लीजिए, एआईएस, टीआईएस और 26एएस, और अपने रिटर्न को और रिटर्न फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिए। आप पेन और पेंसिल से रिटर्न भर लीजिए। अगर आप खुद ही भर रहे हैं तो आप भर लीजिए, तो आपको गलतियां कम होंगी। और इसमें ये ध्यान रखिए कि एआईएस, ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, एआईएस, टीआईएस, 26एएस, आपके आंकड़े इसके हिसाब से होने चाहिए। अगर आपके पास कोई आंकड़ा गलत दिया है, समझ लीजिए एआईएस में, और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये प्रूव होता है कि, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपने 3 लाख रुपए के शेयर बेचे, आपने 2.5 लाख के ही बेचे हों, तो उसको जो है साइट पे जाके आप वहीं पे डिस्प्यूट करिए पहले एआईएस में कि भाई आपने ये गलत आंकड़ा लिया है। क्योंकि प्रैक्टिकल वे में अगर आप जाइए तो नोटिस तब आते हैं जबकि डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई इनकम अपनी छिपाई है या कोई गलत बयानी है आपके रिटर्न में। तो ये जो तीन डॉक्यूमेंट हैं, अगर इनके हिसाब से अगर आपका रिटर्न फाइल होगा तो आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत कम है। वैसे भी स्क्रूटनी का प्रतिशत अब करीब 1 हो गया, 1% रिटर्न ही सिर्फ स्क्रूटनी में लिए जाते हैं। तो वैसे भी जो है वो रिटर्न नहीं आते हैं जनरली स्क्रूटनी में। लेकिन अगर आपके रिटर्न जो है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपका केस नहीं है, तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 99.9% इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही, कहना चाहिए, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक ये पाषाण युग का एक सजेशन है, लेकिन ये एक बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है। और जिसे इनकम टैक्स के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है, उस ऐसे लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, कॉमन टैक्स पेयर को ऐसा ही करना चाहिए गलतियों से बचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पुराना नियम है, सबसे आसान है, लेकिन सबसे ज़रूरी नियम आपने बताया है, जो शायद पहले भी, अभी भी और आगे भी ये नियम बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब मैं पंकज जी आपसे जानूंगी, 2 बातों का मुझे जवाब चाहिए आपसे, थोड़ा संक्षिप्त में प्लीज़, जिससे हम समय रहते इस पर चर्चा कर लें। एक तो इनकम क्लबिंग के नियम, ये जब रिटर्न फाइल करेंगे वो कैसे लागू होते हैं। फिर आपका जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, जैसे आप घर खरीद रहे हैं, ये लोगों में कन्फ्यूजन होती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के नियम टैक्स फाइल करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है?
बिल्कुल, अगर बात करें क्लबिंग की, तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है अंडर सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि यदि माइनर चाइल्ड की कोई इनकम है, वो बच्चे की अपनी इनकम हो, यदि स्किल या अनस्किल्ड प्रोफेशन से तो बात अलग है, लेकिन बच्चे को गिफ्ट मिला है, बच्चे की कोई इनकम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके ऊपर कैपिटल गेन्स हुआ है, इंटरेस्ट हुआ है, तो वो जो इनकम होती है माइनर चाइल्ड की, वो हायर अर्निंग पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाती है। साल में 1500 रुपीज तक का जो है एग्जेम्प्टेड है इनकम माइनर चाइल्ड की, उसके ऊपर की जो भी इनकम होगी वो हायर अर्निंग फादर की इनकम में ऐड होगी। इसी तरह से यदि हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को कोई गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट तो टैक्स फ्री है, पर उस गिफ्ट में मिले हुए पैसे को यदि इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर कोई इनकम जनरेट हुई है, तो भी वो उसके अकाउंट में ऐड होगी, उसके आईटीआर में ऐड होगी, जिसने वो पैसा दिया था। तो एक क्लबिंग ऑफ इनकम का जो प्रोविजन है, इसको इग्नोर ना करें, अदरवाइज इससे भी आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात है कैपिटल गेन्स की। हम जानते हैं कि आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है और आप उस पर टैक्स पे करेंगे, तो बिल्कुल आप करेंगे और आईटीआर फाइल करेंगे। पर मान लीजिए आपका कोई कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया है, सेल किया है, और आपका प्लान है कि उसके सामने आप एक रेजिडेंशियल हाउस बाय करने वाले हैं, जिसके लिए आपको 2 साल का समय मिलता है नया रेजिडेंशियल हाउस बाय करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल का समय मिलता है। लेकिन यदि आपने अभी तक वो बाय नहीं किया है, मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं अभी, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, आपने म्यूचुअल फंड बेचे थे, गोल्ड बेचा था, कैपिटल गेन्स हुए हैं, और अब आप उसके सामने एक रेजिडेंशियल हाउस बाय करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जो कि एफडी की तरह ही होता है एक तरह से, या सेविंग्स अकाउंट की तरह भी आप खोल सकते हैं उसको, लेकिन सरकारी बैंक में वो अकाउंट खुलेगा, वहां पैसा आपको पार करना होगा। बिल्कुल, तो ये हमने समझा कौन कौन से आपको नियम अपनाने हैं इन केस ऑफ कैपिटल गेन और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मामले, और इनकम टैक्स क्लबिंग, जो इनकम क्लबिंग है उसके नियम क्या कहते हैं। समय क्योंकि इतना ही है, इसलिए शो को समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य बातें हमने की। सक्सेना सर, आपने काफ़ी वाइज वर्ड्स दिए लास्ट मिनट टैक्स फाइलिंग को लेकर। पंकज जी, एज यूजुअल आपकी तरफ से भी काफ़ी अच्छी एडवाइस हमारे सामने आई है टैक्स पेयर्स के लिए। बहुत धन्यवाद आपका करेंगे हम आप दोनों का ही हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। देखते रहिए जी बिजनेस।